औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों के साथ सिंबलिज़म डिस्कस करने जा रहा हूँ। सिंबलिज़म की टर्म जो है ये बहुत वास्ट है। सिंबलिज़म इन लिटरेचर उसका मतलब और होता है। तो सिंबलिज़म के कई किस्म के मीनिंग्स जो हैं आपको मिलेंगे। और एक तो सिंबल्स ये होते हैं कि जब आप किसी कोई साइन जो है, कोई साइन कोई वर्ड जो कि किसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हो, एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा हो जो कि कंक्रीट ना हो। जिस तरह से एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, जिस तरह हैप्पीनेस एब्स्ट्रैक्ट है या सॉरो एब्स्ट्रैक्ट हो गया, या इसी तरह की जो भी चीज़ें हैं, आपका जो स्पिरिट है, वो सारी जो भी एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन, मसलन ऑनेस्टी या कोई भी चीज़ें जो कि कंक्रीट ना हो, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो भी सिंबल्स जो है उनकी फॉर्म में की जाती है। कि सिंबल इज़ समथिंग विच स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स। ये एक चीज़ है जो कि किसी और चीज़ की जगह पे रिप्रेजेंट करती है उसको। दूसरी चीज़ क्या है कि इस पे जो है वो फ्रॉइड ने आर्ग्यू किया था कि जो राइटिंग है, जो भी आप टेक्स्ट्स देखते हैं, कहीं भी कोई इंग्लिश लिखी हुई है, कोई टेक्स्ट लिखी हुई है, तो उसने इस पे आर्ग्यू किया कि राइटिंग इज़ अ फॉर्म ऑफ स्पीच रिकॉर्डेड इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। कि राइटिंग असल में क्या है? इट्स अ फॉर्म ऑफ स्पीच। स्पीच है जिसको आपने, किसी बंदे की स्पीच थी जिसको आपने सिंबल्स या ब्लैक मार्क्स की सूरत में रिकॉर्ड कर दिया। उसको आपने स्पीच को ड्यूरेबल एग्जिस्टेंस है उसकी, क्योंकि स्पीच उस ज़माने रिकॉर्डर्स नहीं होते थे, तो पुराने ज़मानों में रिकॉर्डिंग्स नहीं हो सकती थी। तो उसकी वजह से उन्होंने क्या किया कि उसको स्पीच को किसी तरह से महफूज रखा जाए, किसी के अल्फाज को, तो उन्होंने उसको कुछ सिंबल्स बना के, और वो रिप्रेजेंट किसी और चीज़ को कर रहे हैं, क्योंकि जो आपके सामने बुक में एक वर्ड मौजूद होता है, इट सिग्निफाइज समथिंग। ये अगर आप स्ट्रक्चरलिज्म का लेक्चर मेरा सुन लें, स्ट्रक्चरलिज्म का पीछे बैक पे, तो आपको पता लग जाएगा कि सिग्निफायर और सिग्निफाइड का कॉन्सेप्ट मैंने वहाँ पे डिटेल्ड जो है बयान किया हुआ है कि एक वर्ड जो है इट सिग्निफाइज मैनी थिंग्स, सम थिंग्स। दूसरी चीज़ ये होती है कि सिंबल्स जो है दे आर लाइक वो ड्रीम्स में भी एग्जिस्ट करते हैं, वो लिटरेचर में भी एग्जिस्ट करते हैं। तो सिंबल्स की कई किस्म की फॉर्म्स हैं। एक फॉर्म नहीं है कि आप कहें कि सिंबल जो है वो एक किस्म से ही है और आप उसको जो है वो समझ लें। सिंबल्स को समझना इतना आसान नहीं है। लैंग्वेज, जितनी भी ह्यूमन लैंग्वेज है, इट्स नॉट लिटरली लिटरल, आर्ग्यूज टैरी गिल्टन। तो वो कहता है कि लैंग्वेज जो है लिटरली लिटरल नहीं है, उसके अंदर फिगरेटिव मीनिंग्स भी होते हैं, उसके अंदर लिटरल मीनिंग्स भी एक किस्म की पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके अंदर जो है वो सिम्बॉलिक मीनिंग्स, मेटाफोरिकल मीनिंग्स एंड मेटाफर्स एंड सिमिलीज हो सकती हैं। उसमें बेशुमार चीज़ें होती हैं। इस्तारा हो गया, जिसे आप तशबीह कहते हैं, सिमिली, तशबीह, इस्तारा, मेटाफर एंड सिंबल जो है अलामत। तो अलामत के तौर पे आप किसी और चीज़ को यूज़ कर देते हैं जो कि वहाँ पे मौजूद नहीं होती। ख्वाब, ख्वाबों में जो कुछ आप देखते हैं, या समटाइम्स, मैनी टाइम्स जब आप सुनते हैं, तो उसकी कुछ ना कुछ जो है वो सिंबल्स होते हैं उसके बीच में। तो ड्रीम्स जो है मेनली आपको जो कभी भी किसी को ड्रीम आता है तो वो क्या कहता है कि मैंने ये ख्वाब देखा। तो ज़्यादातर आपको ये लोग कहते नहीं मिलेंगे कि मैंने ये ख्वाब सुना। तो सबसे ज़्यादा जो सेंस उसमें काम कर रही है आपकी आवाज़, ठीक है, आपको आती है। इसी तरह सेंस ऑफ टच है, सेंस ऑफ स्मेल है, सेंस ऑफ टेस्ट है, वो वहाँ पे काम इतनी नहीं कर रही होती जितनी सेंस ऑफ जो है आपकी सीइंग जो है, आप जब देख रहे होते हैं चीज़ों को, सिर्फ वो आपकी जो सेंस है वो आपकी सबसे ज़्यादा काम कर रही होती है। तो आप ज़्यादातर जो है विजुअल इमेजेस देखते हैं ड्रीम्स के अंदर, और फिर उनको इंटरप्रेट करना जो है ये हर बंदे का काम नहीं है। ड्रीम्स की इंटरप्रिटेशन, मेरी इस पर बहुत डिटेल्ड रिसर्च है। मेरा जो दूसरा चैनल है, मैं उस पर इसके ऊपर जो है प्रॉपरली मैंने इसके ऊपर लेक्चर देना है, डिटेल्ड लेक्चर देना है, और हाउ टू इंटरप्रेट ड्रीम्स मैंने वो भी उस पर सिखाना है इंशाल्लाह, टाइम जैसे मुझे मिलता है। तो सिंबल्स जो हैं, अब हम आ जाते हैं लिटरेचर की तरफ कि लिटरेचर में सिंबल्स जो है वो किस तरह से डिसाइड किए जाते हैं। तो जो ड्रीम इंटरप्रिटेशंस और ड्रीम सिंबल्स हैं उनकी हम बात करेंगे दूसरे अपने चैनल पे मैं बात करूँगा। आप लोग अगर कोई इंटरेस्ट लेना चाहे उस पर, तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, मैं उसको लिंक दे दूँगा आपको, तो आप ड्रीम का जो है वो लेक्चर वहाँ पे सुन सकते हैं। तो
इंग्लिश लिटरेचर में सिंबल्स जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट हिसाब किताब हो जाता है. मेटाफर क्या है? मेटाफर इज समथिंग विच स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स. सिमिली में ये होता है कि आप एज और लाइक का इस्तेमाल करते हैं. दो वर्ड्स हैं, मसलन ही इज़ एज वाइट एज मिल्क या इट इज़ एज वाइट एज मिल्क. तो इसका क्या मतलब है? एज का इस्तेमाल जहाँ पे हो रहा है, या लाइक का इस्तेमाल होगा कि इज़ लाइक अ लायन, वो एक शेर की तरह है. और मेटाफर क्या होगा कि वो डायरेक्टली ही इज़ अ लायन, कि डायरेक्टली आप कंपैरिजन में एज और लाइक का इस्तेमाल नहीं करेंगे, आप डायरेक्टली कह देंगे. अब यहाँ पे जो सुनने वाला है उसे पता होता है कि वो लायन नहीं बन जाएगा, या ही इज़ अ कैट अगर आप कह देंगे तो कैट नहीं बन जाएगा, उसका सिंबॉलिक मीनिंग या अलामती मतलब बनेगा. आप लिटरल मीनिंग वहाँ पे नहीं लेंगे. तो ये अलामती जो मीनिंग्स हैं, सिंबल्स जो हैं, ये लैंग्वेज को एक तो फ्लावरी बनाते हैं, दूसरा ये है कि इससे बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ मीनिंग्स आपको मिल जाती हैं, जिसके ऊपर हम बाद में थोड़ी देर बाद हम डिबेट करेंगे. अब मेटाफर जो है, इट्स समथिंग विच स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स, एंड सिंबल इज ऑल्सो समथिंग विच स्टैंड्स फॉर समथिंग एल्स. बट देन देयर मस्ट बी अ डिफरेंस. डिफरेंस क्या है दोनों में? अब लिटरेचर में बहुत इंपॉर्टेंट एक एस्पेक्ट है जिसको मैं बयान करना चाहूँगा, और वो क्या है कि मेटाफर जो है उसमें लिटरल मीनिंग काउंट नहीं होता है. मेटाफर का लिटरल मीनिंग काउंट नहीं होता है. मसलन ही इज़ अ लायन, तो वहाँ पे ब्रेवरी का, वहाँ पे और चीज़ों का कंपैरिजन किया जा रहा है, क्वालिटीज़ का कंपैरिजन जा रहा है. ही इज़ अ जेम, तो जेम का अब ये नहीं है कि वो कोई पत्थर बन जाएगा. इसका मतलब ये होगा कि एज प्रेशस, बहुत ही कीमती आदमी है, बहुत ही यूनिक आदमी है, और बहुत सारी उसके साथ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि ऑर्डिनरी नहीं है. ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, इज़ नॉट अ स्टोन, बट इज़ अ जेम. तो जेम स्टोन. तो इस चीज़ को होपफुली आपको समझ आ गई होगी. मगर सिंबल्स में क्या होता है? सिंबल्स में लिटरल मीनिंग भी बरकरार रहता है. लिटरेचर में सिंबॉलिक मीनिंग तो आ रहा है, मगर लिटरल मीनिंग भी बरकरार रहेगा. तो उसको समझाने के लिए मैं आपको कुछ पोएम्स जो हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की मैं आपको बता देता हूँ. वो बहुत सबसे ज़्यादा, क्योंकि सिंबलिज्म जो है स्टार्ट हुआ है तकरीबन जो अब इसमें एक राइटर जो है, माय सुपरवाइज़र आल्सो टोल्ड मी कि इट्स कंसिडर्ड टू बी कि मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ इज़म्स. जॉन शैड वाज माय सुपरवाइज़र इन प्रेसन, तो ही टोल्ड कि मॉडर्न एज इज़ द एज ऑफ इज़म्स. निहिलिज्म है उसमें, उसमें स्ट्रक्चरलिज्म है, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, क्लोनियलिज्म है, पोस्ट क्लोनियलिज्म है, मॉडर्निज्म है, पोस्ट मॉडर्निज्म है, सिंबलिज्म है, और उसके अलावा जो है एग्जिस्टेंशलिज्म है, और फॉर्मलिज्म हो गया, और फेमिनिज्म हो गया, मार्क्सिज्म हो गया, और बहुत सारे इज़म्स. यू कैन नेम सो मैनी इज़म्स. तो इट्स द एज ऑफ इज़म्स. तो सिंबलिज्म जो है वो मॉडर्न एज की समझने की एक ख़ास टेक्निक थी जिस पे लोगों ने फिर फोकस किया. उसमें बहुत सारे राइटर्स ऐसे थे जिन्होंने सिंबॉलिक जो है रिप्रेजेंटेशन या सिंबॉलिक वे में लिखा, जिसमें वर्जीनिया वुल्फ बहुत अहम है, जेम्स जॉयस है. इसी तरह से जो ब्रिटिश राइटर्स की जो बात, या आयरिश राइटर्स जिस तरह से हैं, तो उसमें काफ़ी सारे राइटर्स ऐसे थे कि जिन्होंने सिंबॉलिक जो है रिप्रेजेंटेशंस दी, या सिंबॉलिक जो है वे में या सिंबलिज्म को जो है अपनी एक टेक्निक के तौर पे अपनी राइटिंग्स में इस्तेमाल किया. इसी तरह से रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है अमेरिकन पोइट, ही इज़ वेरी फेमस फॉर सिंबॉलिक टेक्निक्स जो उसने यूज़ की हैं. एमिली डिकिंसन है जो, उसके अलावा जो है ओल्ड मैन एंड द सी बाय अर्नेस्ट हेमिंग्वे. तो सारों ने जो है कहीं ना कहीं सिंबलिज्म का जो है वो इस्तेमाल किया है. तो कई सिंबल्स ऐसे होते हैं जो पढ़ने वाले को समझ आ जाते हैं, और कई सिंबल्स ऐसे होते हैं कि जो पढ़ने वाले को समझ नहीं भी आते हैं. या हो सकता है कि बिगनिंग में समझ ना आए और बाद में किसी टाइम में जाके आपको समझ आ जाए, जब आपके सामने थोड़ा सा स्टोरी जो है वो रिवील हो. जिस तरह से एक हेनरी जेम्स, एक राइटर है, मॉडर्न राइटर, अमेरिकन जो है, उसने लिखा दी अमेरिकन नॉवल लिखा है हेनरी जेम्स ने. तो उसमें जो हीरोइन की मदर है, तो बार बार रेफरेंस देता है कि हर वाइट हैंड्स, हर वाइट हैंड्स. कई मरतबा ये रेफरेंस आता है कि हर वाइट हैंड्स. कोई बात करते करते कि उसने अपने वाइट हैंड्स को यूँ किया, यूँ किया. तो बाद में पता लगता है कि शी इज़ बिन काइंड ऑफ
इन्वॉल्व्ड इन क्रिमिनल एक्टिविटी, कि उसने जो अपने हस्बैंड को मर्डर किया है, तो रेड हैंड्स को इन अदर वर्ड्स वो आयरॉनिकल जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग. होपफुली यू अंडरस्टैंड दैट. उसके बाद आप आ जाते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की तरफ. इसी तरह से अगर आप लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज को देख लें, जो कि, या आप देख लेते हैं लॉर्ड ऑफ द रिंग्स को, तो वहाँ पे भी जो है वो सिंबल्स आपको बहुत ज़्यादा मिलते हैं. अब डार्कनेस जो है इसको एक यूनिवर्सल सिंबल है. कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो यूनिवर्सल होते हैं और कुछ सिंबल्स ऐसे होते हैं जो कि लोकल होंगे आपके, कि वो यहाँ पे कुछ और सिंबलाइज कर रहे होंगे और किसी और मुल्क में कुछ और सिंबलाइज कर रहे होंगे. तो डार्कनेस जो है ये एक यूनिवर्सल सिंबल है और हर जगह पे इसका मतलब जो है वो ट्रेचरी, क्रूल्टी, ईवल, इनके साथ एसोसिएट किया जा रहा है. डार्कनेस को, हेल को डार्कनेस के साथ एसोसिएट किया जा रहा है. जबकि लाइट को जो है वो हमेशा एक गुड सिंबल के तौर पे लिया गया है. लाइट्स को हमेशा गुड सिंबल के तौर पे, होप के लिए, गॉड के लिए, रेवलेशन के लिए, या किसी भी चीज़ के लिए लाइट को जो है वो उन्होंने एज अ सिंबल जो है ऑफ अ गुड जो है साइन जो है उसको लिया गया है यहाँ पे. दूसरी चीज़ ये कि कुछ सिंबल्स ऐसे हैं कि जो एक इलाके में बहुत फेमस होंगे अच्छाई के तौर पे और किसी और इलाके में वो इतने फेमस नहीं होंगे उस पॉइंट ऑफ व्यू से. मसलन जब यहाँ पे बारिश होती है तो, या किसी नावल में अगर आप बारिश का पढ़ते हैं कि बारिश का जिक्र होता है, तो आप बहुत खुश होते हैं कि यहाँ पे बारिश बहुत कम होती है इस इलाके में, तो आप उसे अल्लाह की रहमत के तौर पे कंसिडर करते हैं जब तक कि वो तूफ़ान की शक्ल इख्तियार ना कर ले. तो आपने उसके लिए अल्फाज यूज़ किए, बारान रहमत या कुछ भी आप अल्फाज यूज़ कर देते हैं. तो बारिश का कॉन्सेप्ट जो है वो एसोसिएटेड है विद हैप्पीनेस, विद काइंड ऑफ रोमांस, और बहुत सारी चीज़ों के साथ एसोसिएटेड किया जाता है इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो पर्टिकुलरली जो हॉट क्लाइमेट वाले एरियाज़ हैं. ऑन दी अदर हैंड अमेरिका में, या जहाँ पे जिन इलाकों में ज़्यादा बारिश होती है, ख़ासतौर पे इंग्लैंड में, तो वहाँ पे जब बहुत ज़्यादा मौसम ख़राब होता है तो वो क्या कहते हैं, इट्स हॉरिबल. तो मौसम जब बारिश ज़्यादा होती रहती है या कई दिन से बारिश होती है तो बहुत नाराज़ होते हैं और बहुत माइंड करते हैं इस चीज़ को कि सूरज निकल ही नहीं रहा है वहाँ पे, कई कई दिन जो है बारिश हो रही है. इसी तरह से एक और जगह पे अगर आप जाके देखते हैं तो अर्नेस्ट हेमिंगवे का नावल अ फेयरवेल टू आर्म्स, जब भी उसमें बारिश होती है तो कुछ ना कुछ जो है मुसीबत और डिज़ास्टर आती है, जो कि बारिश एक किस्म का सिंबल बन जाती है समथिंग बैड. होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस. अब यहाँ पे उल्लू जब किसी जगह पे आपको नॉवल में मिलेगा, किसी जगह पे मिलेगा, तो वो किस चीज़ को सिंबलाइज करता है, वीरानी को और समथिंग बैड को, बेवकूफ़ को. जबकि उस साइड पे, उस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में, इंग्लैंड वगैरह में, उल्लू जो है उसको बहुत वाइज क्रीचर कंसिडर किया जाता है कि वो रातों को जागता है और वो खामोश रहता है और वो सोचता है मे बी. तो सिंबल्स जो है आप देखें कि जोग्राफिकली जो है दे आर चेंजिंग, या उसमें रिलीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि रिलीजन के हिसाब से भी सिंबल्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं. मसलन वाइन जो है उसका कॉन्सेप्ट ये है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने जो है वाइन पी, तो वहाँ सारे लोग जो हैं वो वाइन को एक काइंड ऑफ मुकद्दस जो है चीज़ भी समझते हैं, जबकि यहाँ पे मुसलमानों के लिए हराम है. तो यहाँ पे अगर कोई बंदा जो है वो इसको सिंबल यूज़ करेगा तो वो उसको नेगेटिव में ले जाएगा और वहाँ पे वो पॉजिटिव में लेके जाएंगे, बिकॉज वहाँ पे जो रिलीजियस जो आपकी जो इंटरप्रिटेशंस आ गई हैं वो माने रखती हैं. फिर आ जाते हैं सूरज की तरफ. तो कुछ जगहों पे जिस तरह इंडिया में अब तक मौजूद है कि सूरज देव जो है उनका देवता है, और इसी तरह से देयर वाज अ प्लेस वेयर सन वाज सेक्रेड. कौन सा प्लेस था, इजिप्ट के. मिस्र में भी सूरज की पूजा की जाती थी और सूरज जो था उनका चीफ गॉड था रा, अमन रा. तो रा की पूजा करते थे और सूरज जो है उनका बहुत मुक़द्दस समझा जाता था उनके प्लेस, उनके लैंड में. हालांकि वहाँ पे बारिशें ज़्यादा नहीं होती थी, ड्राई डेजर्ट टाइप एरिया है, मगर स्टिल जो है सन को वहाँ पे जो है वो बहुत अहमियत हासिल थी. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अंदाज़ा ये भी लगाया जा सकता है कि सन जो है तकरीबन तमाम कल्चर्स में सिंबल ऑफ होप रहा है और लाइट रहा है, और इट गिव्स यू वार्मथ. फसल आपकी पकती है उससे, और बहुत सारी चीज़ों का सिंबल रहा है सूरज. होपफुली अंडरस्टैंड दिस.
अब हम आते हैं लिटरेचर में लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज की तरफ. लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज इज ऑल्सो फुल ऑफ सिम्बल्स. एक जो था सबसे पहला सिंबल जो था जाहिर है वो कॉन्च का सिंबल था कि उनको कॉन्च मिलता है और वो सिंबल ऑफ अथॉरिटी बन जाता है, सिंबल ऑफ लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस का सिंबल बन जाता है कि जो बंदा बात करेगा वो रूल्स बनाते हैं. वो कहते हैं कि जिसके हाथ में कॉन्च होगा सिर्फ वही बात कर सकता है, बाकी कोई बात नहीं कर सकता. तो इट बिकम्स अ सिंबल ऑफ काइंड ऑफ लॉ. और उसका कलर जाहिर है वाइटिश है, तो वो इसकी वजह से भी जो है वो समथिंग जो है प्योर एंड इनोसेंट उसके साथ एसोसिएटेड है. क्योंकि वो रैल्फ और पिगी को मिलता है तो रैल्फ के हाथ में रहता है, तो जैक जो है उसको वो चीज़ पसंद नहीं है कि कोई उसकी जगह पे हुकूमत करे या उसकी जगह पे जो है वो बॉस बने, क्योंकि वो खुद बनना चाहता है. तो फिर जब वो कौन जो है क्रैश हो जाता है, काइंड ऑफ इट्स लाइक पहाड़ जब पत्थर फेंकता है रॉजर, तो वो पिगी जब मरता है तो साथ ही कौन जो है वो टुकड़ों में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है. तो उसी के साथ ही आपको पता लगता है कि उसके बाद जो है कहानी का ट्विस्ट आता है कि बिल्कुल हर तरफ लॉलेसनेस हो गई है और वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो हर तरफ जो है अजीब व गरीब केओस बर्पा हो गया, क्योंकि लॉज जो थे वो ख़त्म हो गए. तो वो जो सिंबल था उसका लॉ का वो ख़त्म कर दिया गया. दूसरी चीज़ उसमें इसी तरह के बहुत सारे और सिंबल्स हैं कि हट्स जो हैं डोमेस्टिक सिंबल है कि वो हट्स बनाते हैं रैल्फ एंड जो लिटिल वंस हैं और पिगी और सारे जो है वो उनके हक में है कि वहाँ पे एक डोमेस्टिक एक काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर होना चाहिए. जबकि जैक जो है वो कहता है कि हंटिंग का एटमॉस्फेयर होना चाहिए और दूसरा एटमॉस्फेयर होना चाहिए काइंड ऑफ जिसमें वायलेंस और हंट हो, जिसमें थ्रिल हो, जिसमें फ़न हो. तो वो कहता है कि वी विल हंट एंड किल. जबकि इधर जो है रैल्फ वो फल वगैरह देखें, आप फल तोड़ के ला रहे हैं वो खा रहे हैं, और उधर जो है वो पिग्स को जो है मार रहे हैं और उनका गोश्त खा रहे हैं. तो देयर इज़ अ डिफरेंस. गो वो रैल्फ को भी ऑफ़र करता है और रैल्फ भी खाता है. उसके लिए वो बाद में मैं जब आप लोग उसको अगर लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज को थोड़ा सा पढ़ लें और कमेंट सेक्शन में लिख दें कुछ ना कुछ 5-6 लाइन्स की आप अगर लिख दें कि मैंने ये पढ़ा है, तो मैं उसके ऊपर जो है प्रॉपर जो है आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या फील हुआ, कौन कौन से कैरेक्टर्स आपको अच्छे लगे और क्यों अच्छे लगे. इस पर भी आप डिबेट कर सकते हैं, बता सकते हैं. फिर मैं आपको बताऊँगा कि असल चीज़ किस तरह से देखी जाती है या इंटरप्रटेशन या रिसर्च जो आप किस तरह से करते हैं किसी चीज़ पर. तो रैल्फ इन अदर वर्ड्स जो है वो एक सिंबलाइज कर रहा है समथिंग पीसफुल, समथिंग प्योर. कहीं ना कहीं बहुत सारी जगह ऐसी भी हैं, कुछ जगह ऐसी भी हैं जहाँ पे रैल्फ इज़ नॉट एज प्योर, बट साइमन ऑन द अदर हैंड इज़. इसी तरह पिग का हेड जो है साव जो मारते हैं, जो पिग की मादा है उसको मारते हैं, उसका सर जो है लटकाते हैं तो उस पर फ्लाइज आके बैठ जाती हैं. तो उसको उसने लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज का जो है वो ख़िताब दिया. किस तरह से कि लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो है बीलज़ेबब, जो कि सैटन का लिeutenant कंसिडर किया जाता है इन क्रिश्चियन जो है रिलीजन. तो उस पर जो है वो बीलज़ेबब की पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो ईवल का एक समझ लें कि वो ईवल को सिग्निफाई कर रहा है. मगर वो साथ ही साथ पिग का हेड जो है उसे जब वो साइमन उससे बात करता है, साइमन इज़ अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल फिगर कि सीम्स टू communicate with those people, those things जो कि आम लोगों की निगाह से ओझल हैं. तो वो उससे कहता है कि डोंट यू सी यू विल फाइंड मी देयर, कि मैं तुम्हारा पार्ट हूँ, तुम नीचे भाग भी जाओ, मुझसे दूर भाग भी जाओ, तब भी मैं ही तुम्हें वहाँ पे मिलूँगा. एंड इवेंचुअली साइमन इज़ किल्ड बाय हिज ओन पीपल, फ्रेंड्स. तो उसको मार देते हैं. तो ये आपको होपफुली यहाँ तक सिंबल्स की समझ आ गई होगी. अब हम आते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम्स की तरफ. उनमें थोड़ा सा आपको मज़ीद इसको इजीली समझ आ जाएगा, मैं इसलिए आपको फ्रॉस्ट की पोएम्स की तरफ लाना चाह रहा हूँ. पहली चीज़ जो आप पहली पोएम उसकी कौन सी, फायर एंड आइज. अब फायर एंड आइज किस तरह से है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम. इज़ अ वेरी काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग जो है उसकी राइटर. तो आप इसकी पोएम्स जो है ज़रूर पढ़ें, आपको बहुत पसंद आएंगी. तो फायर एंड आइज. Some say the world will end in fire, some say in ice. For what I have tasted of desire, I hold with those who favor
fire, but if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great and will suffice. Fire and ice. अब fire and ice वो क्या कहता है? And would suffice in the end. तो fire and ice के बारे में क्या कहता है कि some say the world will end in fire, कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया जो है वो फायर में ख़त्म होगी. अब फायर यहाँ पे सिंबलाइज किस चीज़ को कर सकती है? एक तो फायर का मतलब ये भी हो सकता है कि दुनिया में आग लग जाए और वो तबाह हो जाएगी, मे बी एटॉमिक जो एक्सप्लोजन्स की वजह से, मे बी इस वजह से कि सूरज जिस वक्त अपनी एनर्जी ख़त्म कर देगा, जो साइंटिस्ट्स का पॉइंट है कि सूरज जब एनर्जी ख़त्म कर देगा तो इट विल बिकम अ रेड जायंट, बहुत बड़ा हो जाएगा, उसका मास बहुत फैल जाएगा, ज़मीन के बिल्कुल करीब हो जाएगा और सारी चीज़ें जो हैं वो आग से जल जाएंगी. दैट्स वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि ज़लज़ले आने शुरू कर दें और ज़मीन में से जो है तमाम जो है लावा और मैग्मा जो है वो लावा की सूरत में बाहर निकले और ज़मीन सारी डिस्ट्रॉय हो जाए. थर्ड थिंग, एटॉमिक एक्सप्लोजन्स की वजह से ज़मीन ख़त्म हो जाए. फोर्थ थिंग कि कोई ऐसी चीज़ आ जाए, मीटियोर या कोई बहुत बड़ा आ जाए जो कि ज़मीन को फायर की शक्ल में, ज़मीन के साथ जब वो हवा के साथ आएगा तो वो फायर की शक्ल में आके ज़मीन को हिट करे और ज़मीन जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाए. तो ये मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ थेरीज़ हैं. मगर फायर गन फायर भी हो सकता है. फायर का मतलब जो है वो पैशन भी हो सकता है कि एक बंदा जो है पैशनेट होके बहुत ज़्यादा या चीज़ों को जो है वो एक गुस्से की आग में आप दुनिया को जला दें, सिंबॉलिक वे में अगर आप लेते हैं. इसी तरह से आइस का मतलब क्या है? सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस. अब कुछ लोगों का नज़रिया ये है कि अगर ज़मीन को कोई चीज़ आके हिट कर दे तो ज़मीन सूरज से अगर दूर निकल जाएगी तो सारी ज़मीन जो है वो ठंडी हो जाएगी, या अगर सूरज जो है अपनी एनर्जी खो दे तभी ज़मीन ठंडी हो जाएगी. तो जब ज़मीन ठंडी हो जाएगी और वहाँ पे आइस एज टाइप एटमॉस्फेयर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली जो है चीज़ें वो बर्फ़ के अंदर चली जाएंगी और लोग मर जाएंगे. और दूसरी चीज़ ये है कि ज़मीन जब घूम रही है सूरज के गिर्द तो एक ख़ास उसकी स्पीड है. अगर वो स्पीड तेज़ हो जाती है तो वो ज़मीन दूर भी निकल सकती है, उससे पीछे की तरफ हट जाएगी. तो उससे भी सूरज अगर सूरज से दूर होती जाएगी तो ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर ठंडा होता जाएगा और वो ख़त्म हो जाएगी. मगर दूसरी तरफ जो अगर आप सिंबॉलिक मीनिंग उसका लें, एक और मीनिंग जो सिंबॉलिक मीनिंग है अगर आप वो लें तो इसका मतलब क्या निकलेगा? आइस का मतलब है कोल्ड बिहेवियर, क्रूल्टी. आइस जो है ऑल्सो सिम्बलाइजेज डेथ. क्रूल्टी को भी रिप्रेजेंट करती है कि एक बंदा जो है जिस तरह कोल्ड बिहेवियर है कि बहुत ही सर्द बिहेवियर है एक बंदे का, या क्रूअल बिहेवियर है तो उस सूरत में भी लिया जाता है. तो वो कहता है कि एंड जो होगा वो क्रूअल्टी पे होगा, यानी कि लोग जालिम हो जाएंगे, एक दूसरे को कत्ल कर देंगे, एंड द वर्ल्ड विल एंड. होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस. For what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. वो कहता है जिस तरह से मैंने डिज़ायर की बात की, अब डिज़ायर्स पैशंस हैं अगेन. कहता है कि जितना मैं डिज़ायर्स को जानता हूँ, जितना मैंने डिज़ायर्स को एक्सपीरियंस किया है, आई होल्ड विद दोज़ हू फेवर फायर. तो मैं उन लोगों के साथ खड़ा हूँगा जो फायर की फेवर करते हैं, जो कहते हैं कि दुनिया फायर के अंदर ख़त्म होगी, मैं उनकी फेवर करूँगा. यानी कि फायर कौन सी? कि डिज़ायर, कि मेरी डिज़ायर ये है कि मैं पूरी दुनिया पे अगर मैं कहता हूँ कि हुकूमत करूँ तो ये मेरी डिज़ायर है. तो मैं सबको मार के और उसके बाद जो हुकूमत करूँ, जंगें करके हुकूमत करूँ, जंगों में दुनिया ख़त्म हो, बहुत सारे लोग ख़त्म हो जाएं. तो वो तो लैंग्वेज इज़ नॉट ऑलवेज लिटरली लिटरल. तो यहाँ पे दुनिया के ख़त्म हो जाने से मुराद ये है कि बेशतर ये भी हो सकती है कि बेशतर लोग दुनिया में ख़त्म हो जाएं, सारे ना भी ख़त्म हो, बेशतर ख़त्म हो जाए. या ये भी मुराद हो सकती है कि पूरे के पूरे ही ख़त्म हो जाएं, कोई भी ना बचे. तो ये दोनों ही सूरतों में जो है मीनिंग्स तो बहुत पॉसिबिलिटीज़ होती हैं मीनिंग्स की. आप एक मीनिंग नहीं कह सकते हैं कि दिस इज़ व्हाट आई थिंक एंड दिस इज़ द ओनली मीनिंग प्रेजेंट इन सम टेक्स्ट. बेशुमार लोग हो सकते हैं जो कि आपका माइंड ना गया हो, वो और तरफ मीनिंग की डायमेंशंस जो है वो डिफरेंट डायमेंशन में ले जाएं उसी मीनिंग को. I hold with those who favor fire, but if it had to perish twice, वो कहता है कि अगर इसने दोबारा 2 बार ख़त्म होना होता, यानी कि अगर एक बार तो फायर से ख़त्म हो गई, मगर अगर दोबारा भी ख़त्म हो दुनिया,
تو آئی تھنک آئی نو انف آف ہیٹ. تو اب یہاں پہ جو کولڈ جو بیہیویئر ہے یا آئس جو ہے وہ ہیٹ کو بھی سمبلائز کر رہی ہے اکارڈنگ ٹو ہم. تو کہتے ہیں کہ آئی تھنک آئی نو انف آف ہیٹ, کہ میں ہیٹ کو اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ ہیٹریڈ کتنی اسٹرانگ ہوتی ہے اور کتنا آپ کو تکلیف دیتی ہے جو آپ کا جس سے آپ نفرت کرتے ہیں اسے. I think I know enough of hate to say that for destruction, ice is also great. تو کہتا ہے کہ ڈسٹرکشن کے لیے آئس بھی اتنی ہی گریٹ ہے, اتنی ہی عظیم ہے جتنی کہ فائر ہے. دونوں ہی صورتوں میں اینڈ ہے. اینڈ would suffice, اور کافی رہے گی, پوری رہے گی اس چیز کو کہ وہ دنیا کو اس صورت میں ختم کر دے گی. ہیٹریڈ میں دنیا جو ہے اس کا اختتام ہو جائے گا. اٹ ول اینڈ ان ہیٹریڈ. تو آپ غور کریں کہ اس میں ایک لٹرل میننگ اگر آپ لے لیتے ہیں تو وہ بھی میننگ آ رہا ہے, ایک اگر آپ میٹافورک یا سمبولک میننگ لے لیتے ہیں تو وہ بھی آ رہا ہے. اب اس نے دونوں ڈیسیجنز دے دیے آپ کو کہ فائر میں بھی ختم ہو سکتی ہے اور آئس میں بھی ختم ہو سکتی ہے, مگر اس نے کنکلوژن نہیں دیا کہ وہ کس کی طرف ہے. تو میں آپ کو پچھلے لیکچرز میں بتا چکا ہوں کہ ماڈرن لٹریچر میں کنکلوژنز نہیں ہوتے ہیں, یہ آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کس طرف ہیں, آپ کس کو فیور کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ دونوں کو فیور کر رہے ہو, جس طرح سے اس نے کہا ہے کہ فار ڈسٹرکشن آئس از آلسو گریٹ اینڈ ول سفائز, کہ وہ بھی اتنی ہی گریٹ ہے ڈسٹرکشن کے اندر. مگر اگر آپ اس کو لٹرل سینس میں لیں تو آئس ایجز گزر چکی ہیں اور اس میں دنیا تباہ نہیں ہوئی. پیپل سروائیوڈ سم ہاؤ. تو یہاں پہ پھر ہم اس کو مزید اگر ڈیبیٹ کو بڑھانا چاہیں تو ہم کہیں گے کہ یہاں پہ پھر لٹرل میننگ ہو سکتا ہے کہ اس کی مراد نہ ہو. اس کی مراد وہی ہو کہ ظلم اور نا انصافی اور وہ ساری آئس آف دیٹ پرٹیکولر تھنگ جو ہیٹریڈ کی آئس ہے. اس میں تو چلیں پھر بھی اس نے ڈیفائن کر دیا سمبلز کو, مگر کچھ جو سمبلز ہیں جس طرح جو نیکسٹ اس کی پوئم ہے The Word Not Taken. Two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both. تو کہتا ہے دو یلو ووڈز میں دو روڈز جو تھیں وہ ڈائیورج کر رہی تھیں, یعنی کہ ایک تھی اور دو شاخیں اس کی نکل رہی تھیں, دو روڈز نکل رہی تھیں ایک روڈ سے. اینڈ سوری I could not travel both. وہ کہتا ہے کہ مجھے افسوس ہے کہ میں دونوں کے اوپر سفر نہیں کر سکتا تھا. اب یہاں بھی دو میننگز نکلتے ہیں, دونوں کے اوپر ایٹ دا سیم ٹائم سفر نہیں کر سکتا تھا, یا یہ تھا کہ میں ایک پہ سفر کر کے پھر واپس آتا اور دوسری پہ جاتا. Two roads diverged in a yellow wood and sorry I could not travel both, and be one traveler long I stood and looked down one as long as I could to where it bent and the undergrowth. تو کہتا ہے کہ میں ایک ٹریولر تھا اور میں بہت دیر تک وہاں کھڑا سوچتا رہا کہ کس طرف میں جاؤں, کس روڈ کو جو ہے میں چوز کروں اور کس پہ میں چلوں. تو میں کس طرح سے جو ہے میں وہاں پہ پہنچوں گا اس کو یہ پتہ نہیں ہے, کیونکہ وہ انڈر گروتھ جو تھی جہاں پہ جھاڑیاں تھیں اور پودے تھے اس کے اندر وہ جا کے گم ہو جاتی تھی آگے, تو اسے بہت بیانڈ بہت آگے تک نظر نہیں آ رہا تھا کہ دونوں روڈز کہاں پہ جا رہی ہیں. تو وہ ڈیسائیڈ کرنے میں وہ کہتا ہے کہ آئی واز ناٹ ایبل ٹو چوز. اب یلو ووڈز کی جگہ وہ گرین ووڈز بھی کر سکتا تھا, جنگل, سبز جنگل. تو یلو اٹ سیلف جو ہے اٹ بیکمز اے سمبل, جب وہ جنگل کے ساتھ ایسوسیٹیڈ ہو جاتا ہے تو اٹ بیکمز اے سمبل آف death and decay. It becomes a symbol of autumn. وہ خزاں کا سمبل بن جاتا ہے, اور خزاں جو ہے اس کے اندر تمام چیزیں کیا ہیں کہ وہ پتے جھڑ جاتے ہیں, درخت بالکل گنجے ہو جاتے ہیں, جو وہاں پہ زیادہ تر انگلینڈ وغیرہ میں تو یہ حساب کتاب ہوتا ہے, یا جہاں پہ رابرٹ فراسٹ رہتا تھا وہاں پہ اسی طرح کا حساب کتاب ہوتا ہے کہ درختوں کے پتے وغیرہ گر جاتے ہیں اور بالکل ٹنڈ منڈ درخت ہو جاتے ہیں, ان سے پتے گرنے سے پہلے جو ہے ان کے یلو ہو جاتے ہیں, اورنج ہو جاتے ہیں, تو اس طرح کے کلرز وہ چینج کرتے ہیں. تو یلو اگر ایک پیشنٹ کے حساب سے ڈیسائیڈ کیا جائے, ایک پیشنٹ ہو تو اس کا کلر یلو ہو جائے گا, تو اٹ مینس کہ ہی از سک, وہ بیمار ہے یا بہت زیادہ ڈر گیا, کہ ٹرنڈ یلو, ٹرنڈ پیل. تو دو صورتوں میں جو ہے وہ یلو کلر یوز کیا جاتا ہے. تو یہ سمبلز چینج ہو جاتے ہیں اکارڈنگ ٹو سچویشن, اکارڈنگ ٹو کانٹیکسٹ. تو آپ نے اس چیز کو
नज़र अंदाज नहीं करना। मगर रोड्स ये एक लिटरल मीनिंग था रोड्स का कि दो रोड्स जा रही थी, मगर रोड्स का मतलब ये होता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ऐसे लम्हे आ सकते हैं कि जहाँ पे उसे दो रस्तों में से एक रास्ता सिलेक्ट करना पड़ जाए। तो ये रोड जो है आपकी ज़िंदगी के सफ़र को भी रिप्रेजेंट कर रही है कि जहाँ आपके पास डिसीजंस लेने होते हैं कि आप यहाँ पे ये काम करें या ये काम करें या ये करें या ना करें, तो वहाँ पे आपने फिर डिसीजन जो लेना होता है, तो उस डिसीजन की वजह से फिर आपकी ज़िंदगी चेंज होती है। जिस तरह से लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम, तो उसमें वो क्या कहता है कि आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस two roads diverged in a wood and I chose the one less traveled by and that has made all the difference. ये पोइम्स जो हैं आपको नेट पे मिल जाएंगी, आप ले सकते हैं। द रोड नॉट टेकन, फायर एंड आइस, एंड जो नेक्स्ट मैं बताऊंगा स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, तो उसके ऊपर भी हम अभी डिबेट करेंगे। तो ये पोइम्स जो आपको मिल जाएंगी नेट पे, आप अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप वहाँ से देख सकते हैं। So I shall be telling this with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a wood and I chose the one less traveled by and that has made all the difference. Kind of के मैंने वो रोड सेलेक्ट कर ली जो कि लेस ट्रैवल्ड बाय थी, जिस पे लोगों ने ज़्यादा सफ़र नहीं किया था। मे बी वो अपने आप को कह रहा हो कि मैं पोइट बन गया, मगर तब भी आप देखें कि he kind of feels kind of regret. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, कि बहुत पहले की बात है। Two roads diverged in a wood and दो roads wood में diverge कर रही थी and I chose the one less traveled by, I took the one less traveled by, मैंने जो है वो वाली रोड ले ली जो कि जिस पे लोगों ने ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया था and that has made all the difference. मैं थोड़े बहुत लफ्ज़ी इख्तिलाफ हो सकते हैं, कहीं एक दो वर्ड्स हो सकता है कि मैं टुक उसने कहा है तो मैं चोज़ लगा दिया हो, तो वो आप चेक कर सकते हैं उसको। इसी तरह से अब आप आ जाते हैं स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल पोएम। एलेन बैरी जो है क्रिटिक है, उसने कहा कि इट्स अ परफेक्ट लिरिक पोएम। परफेक्ट लिरिक की वो, अब हम लिरिक्स की क्योंकि बात नहीं कर रहे हैं तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा, आप बाद में कमेंट सेक्शन में पूछेंगे तो मैं किसी नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है फिर मैं बता दूँ। तो स्टॉपिंग बाय द वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग, whose woods these are, I think I know, his house is in the village though, he will not see me stopping here to watch his woods fill up with snow. किसके जंगल है वो कहता है, मुझे मेरा ख्याल है कि मुझे मालूम है। उसका घर जो है वो गांव के अंदर मौजूद है। He will not see me stopping here, वो मुझे यहाँ पे रुकते हुए नहीं देखेगा। To watch his woods fill up with snow, कि उसके जंगल जो हैं उनके अंदर जो है ऊपर से बर्फबारी हो रही है और उसके जंगलों में भर रही है। My little horse must think it queer to stop without a farmhouse near, between the woods and frozen lake, the darkest evening of the year. He gives his harness bells a shake to ask if there is some mistake. The only other sounds a sweep of easy wind and downy flake. The woods are lovely, dark and deep, but I have promises to keep, and miles to go before I sleep, and miles to go before I sleep. अब यहाँ पे ये बहुत कॉमन सिंबल्स हैं, आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएंगे, मगर मेरी इस पर थोड़ी सी और रिसर्च भी है जो कि मैं कभी आपको बताऊंगा। तो मेरी रिसर्च के मुताबिक जो है वुड्स जो है, अब एक जगह पे लिखा हुआ होता है, अक्सर क्रिटिक्स ये कहते हैं कि वुड्स जो है वो वर्ल्ड को और उसकी वर्ल्डली डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि डार्क है। वर्ल्ड इज़ डार्क, इट्स डीप, कि आप जितना भी उसके अंदर जाते जाएँ उसका कोई एंड नहीं है। जितना भी ईवल है उसके अंदर डार्कनेस है, मगर ईवल जो है और वर्ल्ड जो है लोगों को लवली लगता है, बट वो कहता है कि मेरे प्रॉमिसेस हैं, मैंने इस वर्ल्ड के अंदर नहीं जाना। तो एक तो लोगों ने इसको इंटरप्रेट किया इस तरह से, और वो कहता है कि जब माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, तो वो कहते हैं कि ये उसका ज़मीर है जो उसे कह रहा है कि नहीं यहाँ पे नहीं रुकना है, कि वो सोच रहा होगा कि यहाँ पे रुकना जो है वो ख़तरनाक है। तो उसका ज़मीर जो है उसे आगे घंटी भी बजा के उसे अलार्म करता है कि इट्स नॉट समथिंग गुड कि आप यहाँ पे रुक रहे हैं। तो किस तरह से कि ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स अ शेक टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, कि वो अपनी हार्नेस बेल्स जो उसकी लगाम की घंटियाँ हैं उनको वो हिलाता है, जिस तरह सारे हिलाते हैं घोड़े तो लगाम की घंटियाँ उसकी बजती हैं। तो कहता है उनको घंटियों को बजाता है तो मेरे से ये पूछने के लिए कि कहीं मिस्टेक्स तो नहीं है, या मिस्टेक तो नहीं कर रहे हो यहाँ पर रुक के। तो अब यहाँ पे वो सिविलाइज कर रहा है जमी हुई लेक। लेक जो है वो डेप्थ को भी रिप्रेजेंट करती है, वो काम एंड क्वाइट बिहेवियर को रिप्रेजेंट करती है,
और स्नो जो है इटसेल्फ वो डेथ को रिप्रेजेंट करती है. स्नो जो है या विंटर इज़ द सीजन ऑफ डेथ. खिज़ां के बाद जो है फिर सर्दी आ गई, फिर बाहर आई सर्दी के बाद. तो विंटर जो है वो उसमें बर्ड्स भी मर जाते हैं बहुत सारे, और बर्फ़बारी होती है हर तरफ, पौधे भी मर जाते हैं, दरख्त भी बिल्कुल, घास खुश्क हो जाती है. फिर जब दोबारा से बारिशें होती हैं तो घास की जड़ों तक जब वो पानी पहुंचता है तो फिर घास की जो बाकी रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं वो दोबारा से फूट के दोबारा से घास निकल आती है. तो सर्दियों में वो कहता है कि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो दे आर डेड. तो ये इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप सिम्बल्स के तौर पे से जो स्नोई इवनिंग है उसको आप ले सकते हैं. तो फिर जो है आप देखते हैं कि वो कहता है कि आप promises to keep and miles to go before I sleep. तो sleep जो है according to some critics वो represent कर रही है, क्योंकि उसने 2 मरतबा रिपीट किया इस चीज़ को, कहा कि miles to go before I sleep and miles to go before I sleep. 2 दफ़ा रिप्रेजेंट कर रहा है उसको, 2 दफ़ा यानी कि रिपीट कर रहा है उस चीज़ को, तो उससे पता लगता है कि उस पर फोकस कर रहा है या उसको थोड़ा सा स्ट्रेस दे रहा है उस बात पे. तो sleep may also symbolize death. sleep, क्योंकि अगर आप ग्रीक मिथोलॉजी में देखें तो देवर 2 ब्रदर्स, इरोस एंड थैनाटोस. थैनाटोस गॉड ऑफ डेथ एंड हिप्नोस गॉड ऑफ स्लीप. ये 2 भाई थे. इरोस जो था गॉड ऑफ लव था, वो थ्योरी इरोस एंड थैनाटोस वो एक अलग थ्योरी थी, फ्रॉइड ने पेश की थी, सिगमंड फ्रॉइड ने. वो मैं साइकोएनालिसिस वाले चैप्टर में जब मैं उसके ऊपर डिस्कस करूंगा तो मैं आपको बताऊंगा. तो थैनाटोस एंड हिप्नोस, हिप्नोस गॉड ऑफ स्लीप एंड थैनाटोस गॉड ऑफ डेथ. तो इसमें जो है इवन जो हमारा रिलीजन जो मुस्लिम रिलीजन है, तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये बात फरमाई कि नींद जो है वो मौत की बहन है, और जन्नत में मौत नहीं आएगी, मीन्स की नींद में नहीं आएगी. आराम में भी होगा मगर यह है कि वहाँ पे नींद शायद नहीं आएगी. तो ये पॉइंट्स जो थे ये हमेशा से चले आ रहे हैं. तो यहाँ पे आप देखते हैं तो वो स्लीप का जो कॉन्सेप्ट है वो डेथ से भी रिलेटेड है और लिटरल स्लीप भी है. तो आप देखते हैं कि सिंबल्स जो इंग्लिश लिटरेचर में सिंबल्स हैं, दे आर ऑलवेज दे हैव 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ, या 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं. सिंबॉलिक मीनिंग्स के अंदर बहुत वैरायटी हो सकती है. सिंबल एक चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकता है और किसी और चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, बिल्कुल अपोजिट हो जो उसके. ज़रूरी नहीं है कि वो एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा. लॉर्ड ऑफ द रिंग्स बाय J.R.R. टोल्किन. तो रिंग जो है वो पार को रिप्रेजेंट कर रहा है, रिंग. तो जहां जहां रिंग्स दिए जा रहे हैं, रिंग्स ऑफ पावर, तो उनके साथ पावर का कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड है. कि 3 rings for the elven kings in the sky, 7 for the dwarf lords in their halls of stone, 9 for mortal men doomed to die, 1 for the dark lord on his dark throne in the land of Mordor where the shadows lie. 1 ring to rule them all, 1 ring to find them, 1 ring to bring them all, and in the darkness bind them in the land of Mordor where the shadows lie. अब इसी से सारा आता है कॉन्सेप्ट के एल्विन रिंग्स अलहदा हैं, 3 उनको बना के दिए जाते हैं, 9 जो है वो मॉर्टल मैन के पास हैं, 7 जो है ड्वार्फ लॉर्ड्स के पास हैं, जो कि बुने जो थे उनके लॉर्ड्स के पास थे. तो रिंग्स ऑफ पावर थे. तो आप वो नावल पढ़ के देखें, बहुत खूबसूरत नावल है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स. तो उसमें आपको बहुत कुछ जो है वो नया सीखने को मिलेगा. तो उसमें भी सारा सिंबॉलिक है कि डार्कनेस का सिंबल है, डार्कनेस जो है वो स्प्रेड कर रही है, और एक तरफ लाइट है, और फोर्सेस ऑफ लाइट एंड फोर्सेस ऑफ डार्कनेस जो है उनके आपस में जो है एक जंग चल रही है. तो गैंडल्फ द ग्रे, गैंडल्फ द ग्रे, ग्रे का मतलब जो है उसका पहले उसका नाम गैंडल्फ द ग्रे होता है. तो ग्रे का मतलब क्या है? कम्बिनेशन ऑफ वाइट एंड ब्लैक. डू यू अंडरस्टैंड? डार्कनेस और लाइट का कम्बिनेशन होता है. बट व्हेन ही फॉल्स इनटू डार्कनेस, जब वो डार्कनेस में गिर जाता है तो फिर ही बिकम्स गैंडल्फ द वाइट आफ्टरवर्ड्स व्हेन ही कम्स बैक. तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप थोड़ा सा जब पढ़ते हैं तो सिंबॉलिक वे में अगर आप देखना चाहें चीज़ों को, जैसे वर्जीनिया वुल्फ के जो नॉवेल्स हैं या कुछ भी हैं, तो आपको बहुत सारे सिंबल्स मिलेंगे जेम्स जॉयस के नॉवेल्स में. मगर जेम्स जॉयस और वर्जीनिया वुल्फ को पढ़ना और समझना आसान नहीं है. तो आप रॉबर्ट फ्रॉस्ट से शुरू कर लें इफ़ यू वांट टू नो समथिंग अबाउट सिंबलिज्म. I hope this helps you a lot understanding the things, but if you do not understand anything, you can give me some message in the comment section below, and I'll try to make you understand whatever you could not understand. I hope I've made it as easy as possible, but still, if you've got any confusions, you can go and ask me in the comment section below. Thank you very much. Allah Hafiz.